नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दिस डे इन हिस्ट्री में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 15 सितंबर के इतिहास की, जो कि आपके आगामी जो परीक्षाएं होंगी, जो कंपटीशन होगा, उसमें लाभदायक सिद्ध होंगी। वो चाहे एसएससी की हो, चाहे एसआई की हो, सीपीओ, सभी प्रकार के एग्जाम में यह हेल्प करेगी। आइए एक एक करके हम लोग आज डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहला है 973 में अल बरूनी, यानी ए पर्सियन स्कॉलर, राइटर, साइंटिस्ट एंड थिंकर। यानी दोस्तों आज ही के दिन इस व्यक्ति का जन्म हुआ था। इसका पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बरूनी, या इसको अल बरूनी कहते हैं। अल बरूनी वॉज बॉर्न इन 973 इन ख्वारिज्म, लोकेटेड इन मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान। यानी जो वर्तमान में इसे उज्बेकिस्तान कहा जाता है दोस्तों, जहां पर इसका जन्म हुआ है। और उज्बेकिस्तान का नाम तो सुना होगा। इसकी राजधानी क्या है? ताशकंद है। याद हो तो यहीं पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। यानी ही वॉज पर्सियन स्कॉलर, राइटर, साइंटिस्ट एंड थिंकर। यानी वह एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्म से जुड़ा हुआ विचारक था। जब महमूद गजनवी ने 1037 में, इस 1037 में जब ख्वारिज्म राज्य को जीता था, तो महमूद ने इस विद्वान को भी पकड़ लिया था, क्योंकि वह इतिहासकार होने के साथ साथ गणित, दर्शन यानी मैथमेटिक्स, फिलॉसफी आदि का भी उसे ज्ञान था। किसे? अल बरूनी को। अल बरूनी कई भाषाओं को अच्छी तरह से जानता था। अल बरूनी नोज मेनी लैंग्वेजेस वेल, सच एज ग्रीक, अरेबिक, पर्सियन एंड संस्कृत। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण व्यक्तित्व था। तो महमूद गजनवी इसको भारत लेकर के साथ आया था। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल बरूनी केम टू इंडिया विथ महमूद गजनवी। और गजनवी का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, 17 बार आक्रमण किया था। और यह जो है भारत में संस्कृत का स्टडी किया, रिलीजियस बुक्स एंड फिलॉसफी एज वेल एज पुराण, उपनिषद, भगवत गीता, इन सब का उसने जो है रिसर्च किया अल बरूनी ने। तो यह फिर उसके बाद एक पुस्तक लिखा। उस पुस्तक का नाम है तहकीके हिंद। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसकी पुस्तक का नाम, इसकी बुक का नाम क्या था? तहकीके हिंद। ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। और अल बरूनी, यह कह सकते हैं कि इसने भारत के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन किया। और दोस्तों इसकी मृत्यु, इसका डेथ जब हुआ था 1050 में हुआ था, यानी 1050 में इसकी मृत्यु हुई थी। यह ध्यान रखेंगे। और इसने भारत का वर्णन अपने शब्दों में किया था। अल बरूनी लिखता है कि सारा हिंदू समाज जाति प्रथा के कड़े बंधनों में जकड़ा हुआ था। उस समय बाल विवाह और सती प्रथा की कुप्रथाएं मौजूद थीं। विधवाओं को पुनः विवाह करने की आज्ञा नहीं थी। इसने पूरा मतलब राजनीतिक व्यवस्था, भारत की धार्मिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, भारत की फिलॉसफी, भारतीय दर्शन, भारतीयों को ऐतिहासिक ज्ञान, भारतीयों का स्वभाव, इन सब के बारे में उसने इस पुस्तक में बताया है तहकीके हिंद में। तो दोस्तों याद हो जाएगा, यह महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं दूसरा जो व्यक्तित्व बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनकी मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर ये अल बरूनी का चित्र है। और ये हमारे देश के, इनको भारत का इंजीनियर कहा जाता है। इंजीनियरिंग दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। 15 सितंबर को इनका जन्म हुआ था। और यह है हमारे महत्वपूर्ण विश्वेश्वरैया का नाम सुना होगा दोस्त, यानी मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया 1861। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। यानी 15 सितंबर 1861 को आज ही के दिन इस इंडियन सिविल इंजीनियर एंड पॉलिटिशियन वाज बोर्न ऑन सितंबर 1861। याद हो जाएगा दोस्तों। यह तेलुगु परिवार में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। यह कर्नाटक के कोलार जिले में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री और माता का नाम वेंकाचम्मा था। पिता संस्कृत के विद्वान थे दोस्तों। इनके बारे में बहुत सारी बातें, यह 100 वर्ष तक जीवित थे। 1955 में, ध्यान रखेंगे, 1955 में इनको
भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। दोस्तों 1952 में, मैं पॉइंट्स इसको लिख दे रहा हूं, इसे याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इनके बारे में ध्यान रखिएगा, इन्हें कर्नाटक का भागीरथ कहा जाता था, भागीरथ ऑफ कर्नाटका, याद रखेंगे। 1947 में, इन 1947 he became the president of the All India Manufacturing एसोसिएशन, ये पॉइंट भी याद रखिएगा इनके बारे में। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं, 1928 में पहली बार रूस ने इस बात को समझते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार की थी, यानी फर्स्ट 5th ईयर प्लान तैयार किया था। लेकिन विश्वेश्वरैया ने 8 वर्ष पहले ही 1920 में अपनी पुस्तक, ध्यान रखिएगा, रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया में इसकी चर्चा कर दी थी। 1935 में इनकी एक बुक और आई, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। और दोस्तों 1955 में इनको भारत रत्न दिया गया और 1952 में राजेंद्र प्रसाद के नाम से राजेंद्र सेतु पुल का निर्माण के संबंध में ये गए थे। उस समय यह 92 ईयर ओल्ड थे, सोचिए, और तपती धूप में वह पैदल ही चल दिए। इनके बारे में 1-2 वाकया बताएंगे, क्योंकि बहुत महान व्यक्तित्व है दोस्तों। इनको जो है ध्यान रखेंगे, इनके उपनाम, इनको आधुनिक भारत का इंजीनियर कहा जाता है, याद रखेंगे। इन मॉडर्न इंडिया के जो है ये इंजीनियर के रूप में इनको जाना जाता है। एक बहुत ही अच्छी मैं दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा, इसको सुनिएगा जरूर दोस्तों। यह उस समय की बात है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। एक ट्रेन चली जा रही थी खचाखच, एक सामान्य सा व्यक्ति बैठा हुआ था गंभीर मुद्रा में, सांवले रंग का, मझले कद का। यह यात्री साधारण वेशभूषा से तो ऐसा लग रहा था कि अनपढ़, अंग्रेज उसको अनपढ़ गंवार समझ रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। एकाएक उस व्यक्ति ने गाड़ी की जंजीर खींच दी, यानी तेज दौड़ती हुई गाड़ी रुक गई। सब उसको भला बुरा कहने लगे। थोड़ी देर में गार्ड भी आ गया। उसने कहा, आपने क्यों जंजीर खींची? तब उसने उत्तर दिया कि यह जंजीर मैंने ही खींची, और वो थे एम विश्वेश्वरैया। उन्होंने कहा, उससे कारण पूछा गया कि क्यों आपने खींची? तो उन्होंने कहा, मेरा अनुमान है कि यहां से लगभग 1 फरलांग की दूरी पर रेल की पटरी उखड़ी हुई है। गार्ड ने पूछा, आपको कैसे पता चला? वह बोला, श्रीमान, मैंने अनुभव किया, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गाड़ी की जो गति थी, जो उसका जो कह सकते हैं स्पीड थी, उसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है। पटरी से गूंजने वाली आवाज की गति से मुझे खतरे का आभास हो रहा था। गार्ड उस व्यक्ति को साथ लेकर कुछ दूर पर पहुंचा तो वह देखकर दंग रह गया। वहां पर एक जगह से रेल की पटरी के जोड़ खुले हुए थे, सब नट बोल्ट अलग बिखरे पड़े थे। दूसरे यात्री भी वहां आ पहुंचे और इस बात को देख करके चकित हो गए। तब पूछा कि भाई आप हो कौन? तो उन्होंने कहा, आई एम ए इंजीनियर, माई नेम इज डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। यह सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। और दरअसल उस समय तक देश में डॉक्टर विश्वेश्वरैया की ख्याति फैल चुकी थी, लोग उनसे माफी मांगने लगे। तब इंजीनियर साहब ने यही आंसर दिया कि आप सब ने जो मुझे कहा वो तो मुझे बिल्कुल याद भी नहीं है। और दोस्तों वो 100 साल से अधिक जीवित रहे। भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया 1955 में। तो उनसे पूछा गया कि आपके इस जीवन का राज क्या है? तो उन्होंने कहा कि जब बुढ़ापा मेरा दरवाजा खटखटाता है तो मैं भीतर से ही जवाब दे देता हूं कि विश्वेश्वरैया भी घर पर नहीं है, और वह निराश होकर लौट जाता है। तो बुढ़ापे से मेरी मुलाकात ही नहीं हो पाती और वह मुझ पर हावी कैसे हो सकता है? तो दोस्तों ये ऐसे व्यक्तित्व थे। और आपको पता होना चाहिए एम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहां पर है? सारावती नदी पर, कर्नाटक में ही है। इनके नाम से यह भारत रत्न है। तो ऐसी ऐसी विभूतियां हमारे देश में जन्म ली हुई हैं। याद हो जाएगा दोस्तों। आगे चलें दोस्तों। नेक्स्ट है, आज ही के दिन 1894 में प्योंगयांग की लड़ाई में जापान ने चीन को करारी मात दी थी, यानी जापान बीट्स चाइना इन द बैटल ऑफ प्योंगयांग। दोस्तों प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया की वर्तमान में राजधानी भी है, ध्यान रखेंगे। तो चीन और जापान का जो आपस में जो डिस्टरबेंस था, यह आज का नहीं, सदियों पुराना है। जब हम चीन और जापान के ऐतिहासिक पन्नों पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि चीन और जापान का युद्ध क्षेत्रीय अधिकारों को लेकर काफी लंबे समय तक चलता आ रहा है। तो चीन और जापान का पहला युद्ध 1894 में हुआ था दोस्तों, और यह 1 साल तक चला था। इस युद्ध में चीन और जापान सेंट्रल कोरिया पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को लेकर युद्ध कर रहे थे, प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर। और इस युद्ध में जापान की सेना
विजयी थी। इसके अतिरिक्त कोरिया, ताइवान के साथ मंचूरिया भी जापानी सैनिकों के हाथों में चला गया था दोस्तों। तो 15 सितंबर 1894 को जापान की सेना ने प्योंगयांग शहर की ओर कूच कर दिया। जापानी सैनिकों द्वारा प्योंगयांग पर हमले की नीति तैयार की जा चुकी थी और 15 सितंबर की यानी आज ही की सुबह जापानी सैनिकों ने प्योंगयांग पर चढ़ाई कर दी थी दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे इस युद्ध में चीन के लगभग यह याद करने की आवश्यकता नहीं है 2000 से अधिक लोग मारे गए थे, तकरीबन 4000 लोग इसमें घायल हुए थे। वहीं जापान की ओर से मात्र 102 लोग और 433 लोग। तो ये फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, तो ये महत्वपूर्ण है। अगला जो इंपॉर्टेंट आने जा रहा है दोस्तों, आज ही के दिन भारत का राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन, ये देख रहे हैं ना दूरदर्शन, यह आप लोग तो नहीं देखे होंगे। हम लोगों के समय में जब टीवी चलता था तो इस तरह का आता था चिन्ह, धीरे धीरे घूमता रहता था, नेटवर्क भी चला जाता था। तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके कह सकते हैं आपके बड़े लोगों से आप पूछोगे तो इस तरह का दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए इंतजार हुआ करता था। आज तो आपको तुरंत सारी खबरें मिल जाती हैं। तो दूरदर्शन पर आज ही के दिन भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा शुरू हुई थी, यानी 15 सितंबर 1959 को ट्रायल के रूप में किया गया था और यह आधे घंटे का प्रोग्राम था, यह याद रखेंगे। और यह सिर्फ दूरदर्शन प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन प्रसारण होता था, आधे आधे घंटे के लिए। और 1975 में 1975 में इसका नाम बदलकर हिंदी में दूरदर्शन कर दिया गया। पहले दूरदर्शन इंडिया हुआ करता था। क्या हुआ करता था? दूरदर्शन इंडिया। अब इसका नाम बदलकर दूरदर्शन किया गया, ध्यान रखेंगे। और 1959 से लेकर 1965 के बीच दूरदर्शन ने अपने कार्यक्रमों में बहुत सारे शोध किए। 1966 में कृषि दर्शन के जरिए दूरदर्शन ने हरित क्रांति का प्रचार किया, ऐड किया, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यह काफी महत्वपूर्ण है। फिर 1982 में के बाद रंगीन टेलीविजन का दौर शुरू हो गया। कब? 1982 के बाद। तो फिर इस पर प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम आने लगे। फिर 26 जनवरी 1993 में मेट्रो चैनल की शुरुआत हुई थी, यानी 1990 के बाद दूरदर्शन में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। और 1995 में अंतरराष्ट्रीय चैनल डीडी इंडिया व 18 मार्च 1999 में डीडी स्पोर्ट की शुरुआत हुई थी। तो यह ध्यान रखेंगे, इतना महत्वपूर्ण है। अगला है 1948 में फर्स्ट फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आईएनएस दिल्ली अराइव्स एट द पोर्ट ऑफ बॉम्बे। यह सीधे आपसे फैक्ट पूछ लेगा कि स्वतंत्र भारत का पहला फ्लैग्ड शिप्ड कहेंगे इसको, ध्यान रखिएगा, ध्वजपोत इसे कहते हैं। तो पहला ध्वजपोत क्या नाम था उसका? आईएनएस दिल्ली। किस तट पर पहुंचा? सीधे पूछ लेगा तो मुंबई के तट पर पहुंचा। नेक्स्ट है 1971 में ग्रीन पीस इज कमिटेड टू बिल्डिंग ए ग्रीन एंड पीसफुल वर्ल्ड, यानी ग्रीन पीस की स्थापना की गई थी आज ही के दिन 1971 में दोस्तों। और वो कहां हुई थी? कनाडा के वैंकूवर शहर है, वैंकूवर सुना होगा, तो वैंकूवर में है। और इसका हेड क्वार्टर जो है नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में है। याद हो जाएगा कहां पर है? एम्स्टर्डम में है इसका मुख्यालय। किसका? ग्रीन पीस का। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इट इज ए वर्ल्ड वाइड मूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस। It was founded in Vancouver, कनाडा in 1971। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, और यह काफी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात इसकी है कि it was immediately created by the United States of America to oppose the testing of nuclear weapons in Alaska। दोस्तों पता होगा आपको, अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है आज की डेट में। But later it purpose was to become more environmentally protective, यानी फिर इसका बाद में बदल गया पर्सपेक्टिव। फिर जो है यह महत्वपूर्ण हो जाता है। द गोल ऑफ ग्रीन पीस इज टू इंश्योर द एबिलिटी ऑफ अर्थ टू नर्चर लाइफ इन इट्स ओवरऑल डाइवर्सिटी, यानी इसके बारे में समझ सकते हैं आप कि इसका जो ग्रीन पीस है, इसका जो लक्ष्य है अपनी समग्र विविधता में जीवन को पोषित करने के लिए पृथ्वी की क्षमता को सुनिश्चित करना। यानी कह सकते हैं कि तात्कालिक रूप से यह अमेरिका द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए बनी थी, किंतु बाद में इसका उद्देश्य क्या हो गया? पर्यावरण की सुरक्षा होता गया। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसने बहुत सारे कार्य किए, जैसे चेरनोबिल दुर्घटना में भी इसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा उठाया। वर्तमान में हरित शांति, यानी वर्तमान में
ग्रीन पीस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व पर्यावरण अभियानों को प्राथमिकता देता है। और अगला है 1981 में वनुआतु संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशांत महासागर में स्थित यह एक द्वीपीय देश है। वनुआतु रिपब्लिक कंट्री है। यह एक कह सकते हैं, और कहां स्थित है? साउथ पैसिफिक ओशियन। ये देख रहे हैं ना, पोर्ट विला इसकी कैपिटल है दोस्तों। और 1980 में यह गणराज्य बना और 1981 में यूएनओ ने इसको मान्यता दे दी। इधर आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया है, ऊपर पापुआ न्यू गिनिया है, इसकी कैपिटल है पोर्ट मर्सीबी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये छोटे छोटे आइलैंड कंट्री हैं। यहाँ न्यूजीलैंड भी आपको दिख रहा है। तो 1981 में संयुक्त राष्ट्र ने इसको मान्यता दी थी, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। और 1970 के दशक में एक स्वतंत्र आंदोलन ने यहाँ पर जन्म लिया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। यहाँ पर यह ऐसी जगह पर है, यहाँ भूकंप के भी चांसेस रहते हैं आने के, यह ध्यान रखेंगे। और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, कह सकते हैं कि इसमें 82 छोटे छोटे ज्वालामुखी द्वीप हैं। इसमें महत्वपूर्ण सबसे बड़ी एस्पेरेटो सैंटो, यहाँ के जो छोटे द्वीप हैं, महत्वपूर्ण द्वीपों में इनका नाम लिया जाता है। तन्ना द्वीप, माउंट यासुर का सिंडर प्लेन, यहाँ पर बहुत सारी जैव विविधता भी पाई जाती है। यहाँ मेलानेशिया, जैसे पॉलिनेशिया, मेलानेशिया सुना होगा ना, मेलानोडर्म कहते हैं, तो मेलानेशियाई लोग यहाँ पाए जाते हैं खूब सारे। ईसाई धर्म यहाँ का मुख्य धर्म है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने यह आज के इतिहास की चर्चा की। दोस्तों आज से हम इसमें भी नया सेगमेंट जोड़ रहे हैं कि अब आज से हम उत्तर नहीं बताएंगे आप लोगों को। जैसे कि आप डेली करंट अफेयर में देखते हैं, अब आप लोग उत्तर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से अब आप इसका उत्तर स्वयं देंगे। अगर नहीं दे पाएंगे तो हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे। वैसे मैं आज देख रहा हूं अभी तक का जो रिकॉर्ड है, आप लोगों ने तुरंत तपाक से उत्तर दिया है और यह बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोग पहला जो क्वेश्चन लिए हैं, तहकीके हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसमें 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। दूसरा है, अलबरूनी किस शासक के साथ भारत आया था? गौरी या महमूद गजनवी या कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद बिन तुगलक? दोस्तों इसके बारे में बताया हूं आपको। नेक्स्ट है, अलबरूनी का जन्म किस देश में हुआ था? ईरान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या टर्की में? अगला है प्रश्न, भारत में अभियंता दिवस, इनके बारे में विस्तृत रूप से बताया, कब मनाया जाता है? 10 सितंबर, 12 सितंबर, 14 या 15 को? नेक्स्ट है, रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया के लेखक कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी या एम विश्वेश्वरैया या इनमें से कोई नहीं? आपको उत्तर देना है और तुरंत देना है, ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 56, 59, 60 या 65? और दोस्तों आज ही के दिन हुई थी, 15 सितंबर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस की स्थापना आज ही के दिन हुई थी, कब? 60, 65 या 71 या 75? ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला ध्वजपोत आईएनएस दिल्ली किस बंदरगाह पर पहुंचा था? मुंबई, कोलकाता, कोची या चेन्नई? आपको बताना है दोस्तों, आज ही के दिन पहुंचा था। नेक्स्ट है, वनुआतु की राजधानी क्या है? सुआ है, पोर्ट विला है, डिली है, पोर्ट मार्सबी है? दोस्तों ये सभी राजधानियां हैं। इसमें जो है याद रखिएगा कि वनुआतु की भी राजधानी है, ईस्ट तिमोर की भी राजधानी है, पापुआ न्यू गिनिया की भी राजधानी है और ध्यान रखेंगे फिजी की भी राजधानी है। तो अब इसी में आपको बताना है, ढूंढना है किसकी कौन राजधानी है। मैंने क्लू दे दिया है। तो इस तरह से आज हमने इन्हीं में से प्रश्न लिया। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग तुरंत उत्तर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।